हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैं एक बात बता दूं। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को तो ये देखेंगे, इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी देखने होते हैं, ताकि जो भी चीज़ें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, उनको आप समझ सकें। अर्थव्यवस्था को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको आर्थिक सिद्धांत को जानना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो पूरा डिस्कशन होगा इकोनॉमी का, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का। ये जो है आपका कंप्लीटली, मतलब कि कह सकते हैं आपको ये सोचने और समझने की ताकत देगा कि कैसे जो है एक इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी कहने का मतलब एरिया में एक एनक्लोज्ड एरिया में एक बंद जो क्षेत्र है उसमें जो कुछ भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है? आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है? किसी एक क्षेत्र का होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुनते होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं अ, बाकी चीज़ों की, जैसे कि आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है? आर्थिक क्रियाएँ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ आप अपने आस-पास जो है, जो पैसे से लेन-देन से जुड़ा हुआ देखते हैं, लगभग सब आर्थिक क्रियाओं में ही आ जाता है, ठीक है? और आर्थिक क्रियाएँ जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र का उसको अर्थव्यवस्था के रूप में कह सकते हैं, जनरली, ठीक है? और इकोनॉमिक्स जो है, वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना? ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जिसका जनरल मीनिंग जो होता है, वो होता है वेल्थ, ठीक है? इसका जो जनरल मीनिंग होता है, वो होता है वेल्थ, धन, ठीक है? धन। और इकोनॉमिक्स का जो जनक है, ठीक है ना? जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है? एडम स्मिथ। और इनका एक की बुक है, ठीक है? इनका एक बुक है, इनका जो प्रसिद्ध किताब है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है, ठीक है? उसका नाम है, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? और इसकी जो कह सकते हैं, ये जो किताब बना था 1776 में बना था, काफ़ी पहले की किताब है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से इकोनॉमिक्स का जो जन्म है, ये यहीं से हुआ है, ठीक है? अर्थशास्त्र का जो जन्म है, ये यहीं से हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है? तो अर्थ कहने का मतलब है, ठीक है? वेल्थ और इससे जुड़ा हुआ स्टडी, शास्त्र, ठीक है? तो जनरली हिंदी में जो है आपको शास्त्र देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा, ठीक है? और अर्थशास्त्र का अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, इकोनॉमिक्स का अगर डेफिनेशन का बात करें, तो कोई स्पेसिफिक इसका डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अलग-अलग लोगों ने इसका अलग-अलग डेफिनेशन देने का काम किया है, ठीक है? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एडम स्मिथ की, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की ही। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? धन का विज्ञान, ठीक है? और
इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो थोड़ा-सा 1 मिनट। हुँ, यहाँ से बात करते हैं। हुँ, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसके डेफ़िनेशन से, ठीक है? डेफ़िनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अलग-अलग जो भी लोग थे, उन्होंने अपना अलग-अलग तर्क दिया है, अलग-अलग अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बताई है। जैसे हम लोगों ने देखा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? धन का विज्ञान है। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है? इनका भी काफ़ी नाम आता है, ठीक है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड किया है। ये जो डेफ़िनेशन है साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? धन का विज्ञान, इसको थोड़ा-सा एक्सपेंड किया और इन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ इकोनॉमिक्स जो है, ये सिर्फ़ धन का विज्ञान नहीं है, ठीक है? ये वेलफेयर का भी विज्ञान है, ठीक है? वेलफेयर का। इसमें जो है आपका वेल्थ के साथ वेल्थ एंड वेलफेयर, कल्याण को इन्होंने जोड़ा है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। कल्याण को इन्होंने जोड़ा है। तो धन का विज्ञान के साथ ही साथ इन्होंने कल्याण का विज्ञान भी कहा है और वेलफेयर का विज्ञान कहा है, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट शास्त्री हैं सैमुअल, ठीक है? तो सैमुअल्सन ने जो है कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में कि उसका पूरा नाम पॉल सैमुअल्सन है, ठीक है? पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन ने जो है इन्होंने अगर पूरा जो इनका स्टेटमेंट देखें, तो इन्होंने जो है इंडिविजुअल, ठीक है? इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से इसको जोड़ा है। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? इज़ साइंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? क्या कहा है? इन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का विज्ञान है, ठीक है? विकास का विज्ञान। तो इस तरीके से अगर सभी चीज़ों को, सभी डेफिनेशंस को अगर हम लोग मिलाएँ और एक कन्क्लूज़न निकालें कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें, एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है? सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें बहुत सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएँ होती हैं, ठीक है? कैसी एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, वितरण और इसके अलावा कंज़प्शन, क्योंकि कंज़प्शन भी तो करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है? कंज़प्शन मतलब उपभोग, ठीक है? उपभोग, कंज़प्शन। इनके विभिन्न पहलुओं, विभिन्न एस्पेक्ट का जो है डिस्कशन किया जाता है, विभिन्न एस्पेक्ट, ठीक है? प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ और इसके अलावा कंज़प्शन से जुड़ा हुआ डिफरेंट एस्पेक्ट का जो है स्टडी किया जाता है। ये एक मोटा-मोटी आप चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और उत्पादन, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे आई थिंक, 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो है प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स हैं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, अगर कभी टाइम मिलेगा तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, है ना? देखिए प्रोडक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए जनरली पहले जो था
ठीक है ना? जिन मीडियम्स का पहले हेल्प लिया जाता था प्रोडक्शन के लिए, उनको रिसोर्सेज़ कहा जाता है, ठीक है? संसाधन। और अगर हम लोग बात करते हैं संसाधन की, संसाधन दैट मीन्स रिसोर्सेज़, जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन को करेंगे। प्रोडक्शन को करने के लिए अगर जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है? उसको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन-कौन से होते हैं? देखिए, पहले इनकी संख्या 4 थी, ठीक है? 4। अब जो है जनरली इसको 5 कंसीडर किया जाता है, ठीक है? इसको 5 कंसीडर किया जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में 5 कंसीडर किया जाता है। कौन-कौन से हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले तो है लैंड, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, भूमि, ठीक है? लैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो लेबर, ठीक है? लेबर, श्रम, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो पूँजी, कैपिटल, ठीक है? पूँजी। इसके बाद बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप, भाई उत्पादन करने का इच्छा भी तो होना चाहिए। अब आपके पास सब कुछ रहेगा, आपका उत्पादन करने का इच्छा ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो कैसे आप उत्पादन करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप या साहस कह सकते हैं, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? उद्यमिता, ये चीज़ होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जो है आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि एक लाइब्रेरी में एक इंसान को खड़ा किया जाए और उसको पढ़ने का इच्छा ही ना करे, तो जितने भी रिसोर्सेज़ आप उसको दे दीजिए, उसको लैपटॉप दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, डेस्कटॉप दे दीजिए, ठीक है? उसको लाइब्रेरी के बीच खड़ा कर दीजिए, तो भी क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर ही जो है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन कर सकता है। और जिसमें प्रोडक्शन करने की इच्छा ही ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं प्रेशर ही ना हो, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है उसका यूज़ जो है, एक परफेक्ट यूज़ जो है नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा समझिएगा। और 5वाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आज के परिदृश्य में वो है ऑर्गनाइज़ेशन, संगठन, ठीक है? आपको कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ को आपको जारी रखने के लिए आपको एक कम्युनिटी, एक प्रोडक्शन और एक कह सकते हैं कि एक स्टेप टू स्टेप फॉलो करने वाला एक संगठन चाहिए होगा, ठीक है? एक ऑर्गनाइज़ेशन चाहिए होगा। इसके बिना जो है इन सब चीज़ों को जो है आप जनरली जो है रेगुलाइज़ नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो आज के मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ऑर्गनाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? और ऑर्गनाइज़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये स्टेप टू स्टेप चीज़ों को फ़ॉलो करता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर किसी कंपनी में सपोज़ कीजिए रिलायंस है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं रिलायंस से। रिलायंस में सिर्फ़ ऐसा हो कि सिर्फ़ मुकेश अंबानी ही रहे और कोई रहे ही ना, है ना? पियून भी ना रहे। ठीक है? और उसका बिज़नेस है 1000 करोड़ का। मान के चलिए 1000 करोड़ का। तो क्या वो सभी चीज़ को टैकल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है? वो झाड़ू-पोछा करेगा कि काम करेगा? आ रहा है बात समझ में? झाड़ू-पोछा करेगा, गेट खोलेगा, मीटिंग में जाएगा, उसका फैक्ट्री जहाँ लग रहा है वहाँ जाएगा, क्या-क्या करेगा? हुँ? तो इसलिए प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैपिटल, कैपिटल। तो ह्यूमन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना? और प्रोडक्शन मीन्स होंगे, ठीक है? या मीडियम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, ठीक है ना? मान चलिए आपके पास कार है, कार, ठीक है? तो ये जो है एक तरह का आपका
कैपिटल बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा ये? देखिए ये क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल में आपका मशीन्स वगैरह सारा कुछ आएगा, आपके पास जो एसेट है वो आएगा, ठीक है? और इसके अलावा जो है जो भी चीज़ें जिसका आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें आपके कैपिटल के रूप में ही जो है जानी जाएगी, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखिए अपने आस-पास हम लोग बात किए एक्टिविटी की, ठीक है? एक्टिविटीज़ की, क्रियाओं की, ठीक है? तो जो क्रियाएँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जनरली 2 टाइप में कैटेगराइज़ किए जाते हैं। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है? और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें जो काम आप करेंगे, ठीक है? उससे पैसा आएगा। बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं, ठीक है? उससे सिंपली पैसा आएगा। पैसा आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ही आएगा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? मम्मी अपने बच्चों को जो पालती हैं, पालन-पोषण करती हैं, क्या उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? लेकिन वहीं पे जब एक मेड आती है, ठीक है? या बेबी सिटर आती है, तो वो जो है पैसा लेती है, ठीक है? वो 1 घंटे भी अगर आपके बच्चे को रखती है, ठीक है? और उसका जो भी काम करती है, सपोज़ उनको घुमाना या उनका जो है केयर करना, तो वो उसके बदले पैसे लेती है, ठीक है? तो यहीं पे ये जो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बात समझ में? जैसे कि आप दोस्त यार के साथ यहाँ-वहाँ घूमने चले जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो क्या पैसा देता है दोस्त? नहीं देता है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप एंगेज रहिए, काम कीजिए जिसमें पैसा मिलेगा, है ना? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी कंट्री में जितना अधिक एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? जहाँ सभी लोग काम करेंगे, जिस कंट्री में सभी लोग काम करेंगे, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अर्निंग ज़्यादा होगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र में, उस कंट्री में जो है, ख़ास तौर से इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा होंगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? जहाँ कहीं भी पैसा मिले तो आपको जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको कंसिडर करना, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए जनरली जो है इसको 2 पार्ट में बाँटा जाता है, ठीक है? और ये आप लोग जानते होंगे, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को जो है कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और जहाँ तक बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो जो है थोड़ा-सा जो एरिया है, ठीक है? उसको ज़्यादा कवर करता है। मतलब ये लार्ज डेटा को या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को या लार्ज एरिया को जो है कवर करता है। एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, मतलब छोटे क्षेत्र से, ठीक है? छोटे क्षेत्र से, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आप इंडिविजुअल के ऊपर बात कीजिएगा। ये इंडिविजुअल पीपल हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकता है, कोई कह सकते हैं कोई छोटा दुकान हो सकता है, मतलब कि कह सकते हैं इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होगा, है ना? इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होगा, एक आदमी से जुड़ा हुआ होगा, एक इंसान से जुड़ा होगा, उसके इकोनॉमिक चीज़ों को ये कंसिडर करेगा। जैसे उसको रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, है ना?
वो काम करने जा रहा है कि नहीं, उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो इसमें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये जो अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना? इसका यूज़ सबसे पहले जो करने वाले थे, वो रेगनर फिश, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, रेगनर फिश, ठीक है? रेगनर फिश, ये जो थे पहले आदमी थे, जिन्होंने जो है 1933 में 1933 में इन्होंने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का टर्म दिया था, ठीक है? और ये रेंगर फिश जो है, इनको जो है टिम बर्जन, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ने रेगनर फिश है एंड टिम बर्जन है, इनको जो है 1969 में फर्स्ट इकोनॉमिक्स के फील्ड में इकोनॉमी के फील्ड में क्योंकि उसी समय स्टार्ट हुआ था नोबेल इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो 1969 में फर्स्ट इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है? नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? 1969 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो है मतलब छोटा है, ठीक है? इंडिविजुअल को ये टारगेट करेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जनरली पर्सनल या इंडिविजुअल चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है ना? या फिर इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है? इनको जो है कंसिडर किया जाता है और ध्यान रखिएगा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, टर्म तो किसने दिया? टर्म दिया आपका जो नॉर्वे के थे, ठीक है? रेगनर फिश लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक, ठीक है? वो कहा जाता है एडम स्मिथ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? एडम स्मिथ, ठीक है? एडम स्मिथ को कहा जाता है और एडम स्मिथ ने ही जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप किया। इसमें जो है हम लोग जो है छोटी इकाइयों के बारे में, स्मॉल यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है? किसी एक फैमिली के बारे में, ठीक है? किसी एक फैमिली के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है? एक फर्म के बारे में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें जो है एक सामान की, एक गुड्स की, ठीक है? एक गुड्स की इसकी प्राइस को समझेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गुड है ना, एक इंडिविजुअल गुड्स के प्राइस को, इसके डिमांड को समझेंगे, ठीक है? और इसके डिमांड को समझेंगे और इसलिए जो है ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या फिर जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको जो है अ, गुड्स प्राइस से जोड़कर देखा जाता है। तो ये कई बार जो है इसको गुड्स प्राइस प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है? गुड्स प्राइस प्रिंसिपल, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है गुड्स के डिमांड, ये तो पहले ही लिख दिए, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? गुड्स के डिमांड और सप्लाई और इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है? इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, ठीक है? इसको इसको आइडेंटिफ़ाई करता है, इसकी पहचान करता है। ठीक है? कि एक गुड्स है, एक सामान है, उसके कीमत क्या हो सकती है, उसकी माँग किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, क्या कुछ कारक होते हैं, क्या कुछ कारण होते हैं, क्या कुछ फैक्टर्स हैं उसके लिए, जो उसमें यूज़ होती है, एक गुड्स के प्राइस और डिमांड को अफ़ेक्ट करने के, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? जिसमें एक स्मॉल सेक्शन के चीज़ों को कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है आपका
मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो मतलब होता है माइक्रो से बड़ा, लार्ज, ठीक है? माइक्रो से बड़ा। और अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका संबंध जो है बड़े हिस्से से है, ठीक है? इकोनॉमिक जो अप्रोच है, वो जो है लार्ज एरिया से है, लार्ज एरिया से, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है एक कंप्लीट इकोनॉमी मतलब एक पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है? पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे कि अगर पूरे देश की रोज़गार के बारे में हम लोग बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, है ना? रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे या फिर उस देश की नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जीएनपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एक कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक इकोनॉमी के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक स्पेसिफिक इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है हम लोग एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड एंड सप्लाई को भी देख सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इसमें जो प्राइस लेवल है, ठीक है ना? इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अलावा टोटल जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, बजट है कंट्री का, मतलब समझ रहे हैं? एक देश से जुड़ा हुआ, एक बड़े स्केल में चीज़ों को समझने के लिए जो है हम लोग यूज़ करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसको ध्यान रखिएगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये बड़े क्षेत्र को कवर करता है, लार्ज इकोनॉमी को जो है कवर करता है। एक बड़े एरिया या बड़े सेक्शन के जो लोग हैं, उसके ऊपर जो है इसका स्टडी किया जाता है ख़ास तौर से। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अपने मन में इसको बनाए रखिएगा, है ना? बार-बार जो है ये सब चीज़ें जो हैं यूज़ में आएँगी। और इसमें जो है हम लोग एंटायर जो हम लोगों का इकोनॉमी है, ठीक है? उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये पहले ही मैंने बता दिया। इसके बाद इसको जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो है एक कंट्री की इनकम और रोज़गार पर फ़र्क पड़ता है। जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सब चीज़ें बताती हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ, किस देश में रोज़गार की संभावनाएँ अधिक हैं, है ना? ऑब्वियस सी बात है जिस कंट्री में जीडीपी ज़्यादा होगा, वहाँ पे रोज़गार की संभावनाएँ ज़्यादा होंगी। रोज़गार की संभावनाएँ ज़्यादा होंगी, आइडियल कंडीशन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंट्री में जो इनकम है या फिर जो अलग चीज़ें हैं, पर कैपिटा इनकम है या फिर कंट्री की नेशनल इनकम है, ठीक है? ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, इम्पैक्ट पहुँचता है उसका। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो हैं कंसिडर की जाती हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा एक इकोनॉमी को अपने बेस्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए, बेस्ट लेवल तक ग्रो कराने के लिए जो है, ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमी है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमी का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है एक ग्लोबल लेवल पे या फिर एक लार्ज स्केल
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढा जाता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो ढूँढा जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आपको इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा और इंटरनेशनली इसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना? जैसे कि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को देखेगा, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो पूरा इंडिया का जीडीपी को देखेगा, पूरा इंडिया का नेशनल इनकम को देखेगा, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इंटरनेशनली मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो है किसी एक बड़े क्षेत्र के इनकम का जो नेचर है, ठीक है? नेचर ऑफ इनकम इसको बताता है कि किसी एक बड़े क्षेत्र में किस प्रकार की आय की प्रकृति है, ठीक है? इसको ही बताता है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बात की इन्फ्लेशन को भी ये डिनोट करता है या इन्फ्लेशन के बारे में भी जानकारी देता है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो है आपका प्राइस का जो लेवल है, प्राइस लेवल ये भी पता लग जाएगा और एक जो है कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में आपको जो चीज़ें हैं वो पता लग जाएगी, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी में जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाता है, ठीक है? इकोनॉमी में जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाता है। तो जनरली क्या कुछ समस्याएँ आती हैं, ठीक है? जैसे कि क्या उत्पादन करना है, ठीक है ना? क्या प्रोड्यूस करना है? इसके अलावा किसके लिए, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी, ठीक है? इसके अलावा किसके लिए उत्पादन करना है? फॉर होम प्रोडक्शन शुड बी डन, है ना? इसके अलावा जो स्किल है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मशीन्स हो, इनका किस तरीके से बेटर यूज़ करना है, ठीक है? इसके अलावा प्रोडक्शन को कैसे और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, रिसोर्सेज़ को कैसे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है। इसके अलावा उत्पादन, प्रोडक्शन, है ना? मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसे जो है और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, ठीक है? जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ईज़ी बनाने के लिए किया जा रहा है। डीएफसीसीआई, ठीक है? आई थिंक डीएफसीसीआई है, 1 मिनट। डीएफसीसीआईएल है, सीसीआईएल, ठीक है? सही है, डीएफसीसीआईएल है। तो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रहा है। रेलवे के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, तो रेलवे में अलग से जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इसी के लिए बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है उसका आवाजाही करने में सुविधा हो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाया जाए। प्रोडक्शन हो ही रहा है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आसान बनाया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जनरली जो है इसमें की जाती है, ठीक है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग-अलग होता है, उसको हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो अप्रोच होता है, तो अप्रोच के थ्रू निकाला जाता है। इकोनॉमिक्स में इसी का सवाल का जवाब जो है बार-बार ढूँढा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको ढूँढा जाइए ढूँढ मतलब इसको ढूँढिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तक बात करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है ये हम लोग बात करेंगे अ, कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट कंट्रोल है इसके ऊपर, बाज़ार नियंत्रण, है ना? मार्केट कंट्रोल कैसा है, ठीक है? और साथ ही साथ ओनरशिप के ऊपर, ठीक है? ओनरशिप के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम लोग मार्केट कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर देखते हैं,
तो जनरली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में इसको समझ सकते हैं। आप लोग पहले भी इसको सुने होंगे। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फ़ॉलो करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी को फ़ॉलो करता है। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की पहली बार बात जो है, ठीक है? पहली बार बात जो है 1948 में की गई थी, ठीक है? पहली बार बात जो है 1948 में की गई थी। 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, उसमें किया गया था। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही तरीके से वो सेकंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है? सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है अधिकतर जो चीज़ें हैं, ठीक है ना? देखिए कोई भी चीज़ 100% कभी नहीं होता, ठीक है? कोई भी चीज़ जो है वो 100% कभी नहीं होता है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अधिकतर चीज़ें जो हैं, ठीक है? वो प्राइवेट फर्म्स के पास होती हैं, ठीक है? प्राइवेट फर्म्स के पास होती है और गवर्नमेंट का जो है बाज़ार के ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है, ठीक है? गवर्नमेंट कंट्रोल जो है लेस होता है ऑन मार्केट, ठीक है? बाज़ार कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का जो है बाज़ार में कंट्रोल जो है वो काफ़ी कम होता है, प्राइसेज़ पे भी कम होता है, ठीक है? कम होता है जनरली शून्य ही होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कई बार जो है आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें जो है रिसोर्सेज़ जो है वो रिसोर्सेज़ जो है वो प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, ये चीज़ मैंने पहले बताया। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा हायर एंड फायर का पॉलिसी चलता है, हायर एंड फायर, ठीक है? जब मन किया आपको रखा जाएगा, जब मन किया निकाल लिया जाएगा, ठीक है? रखो और निकालो। रखो और निकालो की नीति पे काम होता है, हायर एंड फायर की नीति पे काम होता है, ठीक है? और इसे इकोनॉमिक्स में जो है लेसेस फायर कहते हैं, ठीक है? इकोनॉमी के टर्म में जो है, आपका इकोनॉमी का टर्म है, उसमें आपको लेसेस फायर जो है, वो कहने को मिलेगा, ठीक है? तो इसको जो है अगर हम लोग बोले तो इसको बोलते हैं लेसेस फायर, ठीक है? FAIR, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है कि ये अपना जब मन किया तब रखा, जब मन किया अपना निकाल दिया, ठीक है? ये सिस्टम है। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं, तो ये है हायर एंड फायर की पॉलिसी पे काम करता है और कुछ इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, तो USA है जनरली इसका एग्ज़ाम्पल, यूके है ना? फ्रांस है, तो ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? और यूके को ध्यान रखिएगा फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको माना जाता है? यूके को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट और प्लैन्ड इकोनॉमी। जनरली जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो प्लैन्ड ही होता है, ठीक है? इसको समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें जो है अधिकतर जो चीज़ें हैं, अधिकतर जो फर्म्स हैं, ठीक है? वो गवर्नमेंट के पास होती है। इंडिया में इसी को PSU कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बहुत अधिकतर बैंक देखिएगा आप, अधिकतर कंपनीज़ देखिएगा, NTPC जितना भी बड़ा-बड़ा कंपनीज़ है, सरकारी कंपनी, ठीक है? वो इसी के अंडर में आएगा, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं
तो इसमें जो है बहुत सी चीज़ों का देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा। बहुत सी चीज़ों का जो है गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, प्राइस, है ना? प्रोडक्शन, बहुत सी चीज़ों का जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है? मार्केट को जो है मार्केट की कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है? और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्वांटिटीज़ का क्या होगा, है ना? और ये जो प्रोडक्शन है ये किनके लिए होगा, प्रोडक्शन टारगेट, ठीक है? ये किसके लिए होगा? तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट थोड़ा-सा डिसाइड करती है, मतलब मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? गवर्नमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और अधिकतर जो आर्थिक निर्णय हैं, अधिकतर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, ठीक है? इकोनॉमिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है? ये जो है वेलफेयर को देख के किया जाता है, वेलफेयर, ठीक है ना? इसका मेन टारगेट जो है वो वेलफेयर में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वेलफेयर में होता है। और इस तरह का इकोनॉमी भी 2 टाइप का होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अभी आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही मतलब है, तो अभी मैं उतना ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो यूएसएसआर का जो यूएसएसआर जो था, ठीक है ना? इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? पहले ये जो है कम्युनिस्ट, ठीक है? कम्युनिस्ट माना जाता था 1985 से पहले, ठीक है? ये थोड़ा-सा और लचीला सॉरी और ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है ना? कई सारी चीज़ें उसमें बदल जाती हैं, इसको ध्यान रखें। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला एग्ज़ाम्पल जो है वो रसिया ही था, यूएसएसआर, ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो रसिया ही है। हालाँकि समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सोशलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का 2 बुक जो है वो ध्यान रखिएगा। पहला बुक है, वो है आपका दास कैपिटल, ठीक है? दास कैपिटल। और ये जो बुक है, ठीक है? ये 1867 में रिलीज़ हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी और इसको समाजवाद का बाइबल कहते हैं, ठीक है? बाइबल ऑफ सोशलिज़्म, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो अब देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट फर्म्स होंगी, प्राइवेट फर्म्स होंगी, ठीक है? और साथ ही साथ इसका मिला हुआ रूप पीपीपी मोड भी देखता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगा, जॉइंट वेंचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? मतलब कि सब चीज़ होगा इसमें, गवर्नमेंट फर्म, प्राइवेट फर्म और पीपीपी मोड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला था कि गवर्नमेंट जो है मार्केट को पूरा तरह से कंट्रोल करेगी, फुल कंट्रोल रहेगा, फुल कंट्रोल रहेगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंट्रोल होता है, कंट्रोल अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है? जैसे आलू का भाव ज़्यादा बढ़ने लगा, सरकार बोलेगी कि हाँ, इससे ज़्यादा दाम नहीं कर, ठीक है? या फिर सरकार खुद बेचना शुरू कर देगी। तो ये सब कुछ चीज़ें। और अगर हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, तो इसमें दोनों ही रहते हैं, ठीक है? ये जैसा कि मैंने कहा, इसमें प्राइवेट फर्म्स में मिलेंगे आप, प्राइवेट फर्म्स में मिलेंगे और गवर्नमेंट फर्म्स में मिलेंगे, ठीक है? इनका जॉइंट वेंचर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, जैसे जो प्राइस, ठीक है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका प्राइस जो है, ये प्राइवेट फर्म्स ही रखेगी। और गवर्नमेंट फर्म्स जो है, ये जनरली जो कुछ प्रोड्यूस करेगी, ये गवर्नमेंट फर्म्स रखेंगी। हाँ, अगर ये प्राइवेट कंपनीज़ का जो प्राइस है, ये प्राइस कैप से ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं न कहीं जो है ये फिर अपना गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगी, ठीक है? क्योंकि
फिर उसका रेगुलेशन बनेगा, ठीक है? तो इसमें दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और सरकार की जो भागीदारी है, इधर जो सरकार प्रोड्यूस कर रहा है, इसका काम होता है वेलफेयर, ठीक है? कल्याण। सरकार जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, उसका मेन टारगेट होता है वेलफेयर करना, लोगों को का कल्याण, है ना? लोगों का कल्याण करना, इसको ध्यान रखिएगा, लोगों का कल्याण। और पहले जो है ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, ठीक है ना? लेकिन जब ग्रेट रिसेशन आया या ग्रेट डिप्रेशन आया, महान मंदी 1929 में, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट जो है लोगों के सामने लाया गया, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट लाने वाले थे कौन? तो विश्व के महान अर्थशास्त्री में जिनका नाम आता है, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है? जॉन मेनार्ड किन्स जो है इस कॉन्सेप्ट को लाए थे और उन्होंने जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। और जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में बात करें, जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में बात करें, तो विश्व के महान अर्थशास्त्री में ये शामिल हैं और इन्होंने जो वैश्विक मंदी है, उससे निपटने के लिए कई सारे तरीके और समाधान इन्होंने सुझाए, ठीक है? और इन्हीं के वजह से जो है जो प्राइवेट फर्म्स हैं और सोशलिस्ट फर्म्स हैं, ठीक है ना? मतलब कि जो कैपिटल है और सोशलिज़्म है, दोनों का मिला हुआ रूप एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में इन्होंने जो है बनाने का काम किया और अपने विचारों को इसके थ्रू रखा, इस इकोनॉमी के थ्रू, और फिर आगे जाके ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है, ठीक है ना? और फ्रांस जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने वाला पहला कंट्री था 1954 में, ठीक है? 1954 में ये अपनाने वाला पहला कंट्री था, इसको ध्यान रखें, ठीक है? जॉन मेनार्ड, ठीक है? तो ये हो गया तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में। और आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है इकोनॉमिक्स में को जो पहला क्लास था आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे जो है क्लासेस इस तरह से चलती रहेंगी। आप लोगों को क्लास जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है? चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही।